हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र मौर्य, जीत सर पॉलिटिकल साइंस के क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 12 राजनीति विज्ञान के खंड बैक के चैप्टर नंबर 1 की, जो है भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में। भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में हमने दो विशेषताएं पहले पढ़ ली हैं। तीसरी विशेषता है जो हमारी आज हमने शुरू की है, वो है विश्व का सबसे विशाल संविधान। विश्व के सबसे विशाल संविधान का मतलब क्या है? ये तो हम बार बार सुनते आते हैं कि भारत का जो संविधान है वो विश्व में सबसे विशाल संविधानों में से एक है, यानी सबसे बड़ा संविधान है विश्व का। अब हमें यहाँ पर देखना ये है कि भारत का जो संविधान है वो विश्व का विशालतम संविधान कैसे है। तो यहाँ पर मैं आपको तीन बातें बता रहा हूँ। तीन जो बातें हैं वो आपको मोस्टली ध्यान में रखनी है, जो भारतीय संविधान की विशालता को दर्शाती हैं। नंबर 1, जो आपके सामने स्क्रीन पर अनुच्छेद दिखाई दे रहे हैं, ये जो अनुच्छेद हैं ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद नहीं है, बल्कि इसमें आप देखेंगे तो अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद इसमें दे रखे हैं, कनाडा के संविधान के अनुच्छेद इसमें दे रखे हैं, ऑस्ट्रेलिया के संविधान के अनुच्छेद इसमें दे रखे हैं, दक्षिणी अफ्रीका के संविधान के अनुच्छेद इसमें दे रखे हैं। उसके बाद भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद हैं, भाग हैं, अनुसूचियां हैं, वो दे रखी हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ ऊपर विश्व के अन्य संविधानों के अनुच्छेदों की तुलना भारतीय संविधान के अनुच्छेदों से की गई है। मतलब ये हुआ कि अमेरिका के संविधान में अनुच्छेद कितने दे रखे हैं? 7। कनाडा के संविधान में अनुच्छेद कितने दे रखे हैं? 147, 147। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी दे रखी है? 128, 128। दक्षिणी अफ्रीका के संविधान में जो अनुच्छेद हैं वो कितने दे रखे हैं? 153, 153। चलो ठीक है। अब हम बात करें हमारे देश के संविधान में अनुच्छेद कितने। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना, मैं एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, भारतीय संविधान के अंदर मूल अनुच्छेदों की संख्या है। मूल, जो पहले वाले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि मूल क्या है और उप अनुच्छेद क्या है। दोस्तों मूल अनुच्छेद है वो है 395, 395 अनुच्छेद, जो ऊपर किसी भी संविधान में नहीं है। अगर इसकी टोटलिंग करते हैं ना तो भारतीय संविधान के सम्मान ये आते हैं। दूसरी बात, भारतीय संविधान में भागों की संख्या कितनी है? 22। अनुसूची कितनी है? 12। परिशिष्ट कितने हैं? 5। तो मेन चीज ये है कि भारत का जो संविधान है उसके अंतर अगर अनुच्छेदों की बात करें तो व्यापक भारत का संविधान इन अनुच्छेदों से ही स्पष्ट हो जाता है कि इतने अनुच्छेद हैं। भारतीय मूल संविधान में ये अनुच्छेदों की संख्या है जो बताई गई है। अब आपको मैं यहां पर एक चीज बताना चाहूंगा, वो थोड़ी सी ध्यान में। भारतीय संविधान में अगर बात करें अनुसूचियों की, तो अनुसूचियां भारतीय संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। मतलब 4 अनुसूचियां संविधान में संशोधन करके जोड़ी गई हैं। तो वो 4 अनुसूचियां कौन कौन सी हैं? 8 के बाद 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी भारतीय संविधान में संशोधन करके 1951 में। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 52वां संविधान संशोधन 1985। उसके बाद अगर हम 11वीं और 12वीं संविधान के अंदर संशोधन और अनुसूचियों की बात करें तो वो है 11वीं अनुसूची संविधान संशोधन 73, 1992, और 12वीं अनुसूची है वो है 74वां संविधान संशोधन 1993। ये तो संविधान में अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियों की दृष्टि से भारत का संविधान बड़ा हुआ। अब आगे इसमें अगर हम ध्यान दें
तो यहां पर देखिए आप, एक नई चीज जो दी जा रही है वो है संशोधन की व्यवस्था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में परिस्थितियों के अनुरूप भारतीय संविधान आगे बढ़ सके, देश की जो जनता है, देश के जो लोग हैं, उसकी आकांक्षा के अनुरूप भारत का संविधान आगे बढ़ सके, इसके लिए भारतीय संविधान में संशोधनों की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368 में। अब दोस्तों यहां पर यह बात भी भारतीय संविधान को विशाल बनाने में बड़ी महत्वपूर्ण है, संशोधन की व्यवस्था। क्यों? क्योंकि भारत के संविधान में आवश्यकता के अनुसार संशोधन होते रहेंगे, उप अनुच्छेद जुड़ते रहेंगे, अनुच्छेदों की संख्या बढ़ती रहेगी। वैसे ही संविधान में अनुच्छेद 395 है, अगर उप अनुच्छेद सहित सभी अनुच्छेदों की हम बात करें, वर्तमान में तो लगभग 465 के आसपास हैं। और यही चीज भारतीय संविधान की विशालता को और आगे लेके जा रही है। जैसे जैसे इसके अंदर संशोधन होते रहेंगे, वैसे वैसे इसमें उप अनुच्छेदों की संख्या लगातार जुड़ती रहेगी। अब यहां पर मैंने ये एक जो रेड कलर का एक गोला बनाया है, उसमें आपके दे रखा है 101 संशोधन हो चुके हैं। दोस्तों मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि 2016 में जो जीएसटी लागू हुआ था, पूरे देश को पता है जीएसटी को लेकर किस तरीके का बवाल देश में खड़ा हुआ था एक बार के लिए। वो जो जीएसटी के लिए संशोधन हुआ था भारतीय संविधान में, वो था 101 नंबर का, जो 2016 में हुआ था। लेकिन वर्तमान में इसमें 103 संशोधन हो चुके हैं। संविधान संशोधन 103 2019। अब आपको मैं थोड़ा सा यहां बताऊं कि संविधान में जो संशोधन हुए हैं, 103वां जो संविधान संशोधन हुआ है वो किस चीज को लेके हुआ है। 103वां जो संविधान संशोधन हुआ है वो है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को शैक्षणिक संस्थानों और नियुक्तियों में 10% आरक्षण उसको देने से संबंधित है। यानी आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग होना चाहिए, चाहे वो वर्ग कोई भी हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, सामान्य कैटेगरी, कोई भी कैटेगरी का हो, अगर वो आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ वर्ग है तो उस वर्ग को शैक्षणिक संस्थानों में और नियुक्तियों में 10% आरक्षण दिया जाएगा। और ये 103वां संविधान संशोधन 14 जनवरी 2020 को प्रभावी हो चुका है। अब आगे मैं बात करूं तो एक संविधान में संशोधन के लिए बिल और आ चुका है, वो 104 नंबर का। 104 नंबर का जो संविधान संशोधन का बिल है वो 9 दिसंबर 2019 को देश के न्याय व कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने लोकसभा में पारित किया था। वो किस चीज को लेकर था वो भी मैं आपको यहां बता दूं। ये चीज आपके टॉपिक से रिलेटिव है लेकिन आपकी बुक में नहीं है, वो इसलिए आपको बताई जा रही है ताकि आगे कंपटीशन के लिए आप सक्षम हो चुके। कंपटीशन में यही चीजें पूछी जाती हैं। तो 104 का जो संविधान संशोधन है वो किस चीज को लेके, ये जो संविधान का जो संशोधन है, ये जो बिल है, ये लोकसभा में और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो सीटें आरक्षित की गई हैं, उन सीटों का जो समय है उसको आगे बढ़ाने के लिए ये संविधान संशोधन बिल लाया गया है। तो मैं आपको थोड़ा सा यहां पर यह भी बता दूं कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो सीटों का प्रावधान है वो आर्टिकल किस में दिया गया, तो आप ध्यान में रखें। यहां पर जो लोकसभा और राज्यसभा, सॉरी, लोकसभा में जो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सीटें आरक्षित करने का जो प्रावधान है वो है आर्टिकल 330, अनुच्छेद 330।
वहीं मैं बात करूं कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य हैं उसको भी मनोनीत किया जाता है। कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं लोकसभा में? 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। वो है अनुच्छेद 331। वही मैं आपको ये बताऊं कि राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो सीटें आरक्षित की जाती हैं वो है अनुच्छेद 332। वहीं राज्य की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का जो एक सदस्य मनोनीत किया जाता है, कितने सदस्य? एक सदस्य मनोनीत किया जाता है, वो है आपका अनुच्छेद 333। अब इसी सीटों के आरक्षण के समय को बढ़ाने के लिए जो संविधान में संशोधन होगा वो होगा आर्टिकल 334 में, यानी 334 में, क्योंकि लोकसभा में और राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो सीटों का प्रावधान किया गया है, आरक्षण का जो प्रावधान किया गया है वो है आर्टिकल आपका 334 में। तो दोस्तों ये भी आप ध्यान में रखें, खास करके वो बच्चे ध्यान में रखें जो इसी 2020 और 21 के सत्र में कक्षा 12 में बैठने वाले हैं, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब आपको यहां पर मैं तीसरा कारण, पहला कारण हो गया आपका विशाल होने का, अनुच्छेदों की संख्या, दूसरा हो गया आपका संविधान में संशोधन की व्यवस्था, तीसरा आपका जो आ रहा है वो है ये कारण, ये देखो इसकी विशालता का तीसरा कारण, ये देखो इसकी विशालता का तीसरा कारण है ये, हमारा संविधान संघात्मक है। अब संघात्मक से क्या आशय है ये तो मैं आगे आपको आगे चैप्टर आने वाला है उसमें बताऊंगा। संघात्मक आपको संक्षिप्त में बताऊं तो केंद्रीय सरकार की जो शक्तियां होती हैं उसका विकेंद्रीकरण करके देश के अंदर अलग अलग स्तरों में विभाजित की जाती हैं, तो वो ही एक संघात्मक व्यवस्था होती है। जैसे केंद्र सरकार के साथ साथ स्वतंत्र रूप से राज्य सरकारें भी काम करती है। तो ये देखिए आप यहाँ दे रखा है ना, संघ व राज्यों के बीच संबंधों का बहुत व्यापक वर्णन किया गया है। यानी इसी भारतीय संविधान के अंतर्गत अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की शक्तियों के बारे में प्रावधान किया गया है, यानी केंद्र की शक्तियां और राज्य की शक्तियां दोनों सरकारों की शक्तियों के बारे में प्रावधान किया गया है, प्लस उसके गठन की विधि बताई गई है, प्लस उसकी सीमाएं क्या होंगी वो बताई गई है। तो ये भी भारतीय संविधान की विशालता का एक बहुत बड़ा कारण है। आगे अगर हम बात करें तो भारत का जो संविधान है इसको लेकर, भारतीय संविधान को लेकर हरि विष्णु कामत जो भारतीय संविधान की विशालता को लेकर क्या कह रहे हैं कि हमें इस बात का गर्व है कि हमारा संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान है। दोस्तों ये डेफिनेशन आप याद रखोगे क्योंकि ये डेफिनेशन आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में पूछी जा सकती है। किस तरीके से? हमें इस बात का गर्व है कि हमारा संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान है। ये बात किसने कही थी? हरि विष्णु कामत ने। यानी ये कथन किसका है? यह है हरि विष्णु कामत का। तो ये हुई हमारी भारतीय संविधान की विशालता को लेकर विशेषता। ये आपको मैंने बता ही दिया है। ये जीएसटी को लेकर जो संविधान में संशोधन हुआ था ये आ ही गया यहाँ पर। अब दोस्तों हम बात करेंगे तीसरी विशेषता, लिखित एवं निर्मित। लिखित एवं निर्मित, देखो संविधान लिखित भी हो सकता है और निर्मित भी हो सकता है। अगर भारतीय संविधान की हम बात करें तो भारत का संविधान लिखित भी है और निर्मित भी है। लिखित किस तरीके से? आपको सबको पता है कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने किया था। निर्मित भारतीय संविधान को इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि भारतीय संविधान में आज भी कुछ परंपराओं को हम फॉलो करते हैं, लेकिन परंपरा वो ही भारतीय संविधान में रखी गई है जो परंपराएं भारतीय संविधान के क्या हैं? अनुरूप है। भारतीय संविधान के अनुरूप जो परंपराएं हैं उन्हीं को हमने भारतीय संविधान में स्थान दे रखा है। बाकी जो परंपराएं भारतीय संविधान के खिलाफ जा रही हैं उनको हमने भारतीय संविधान में कोई स्थान नहीं दिया गया है। यहाँ पर आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जा सकता है जो आपके सामने है कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। यह आपसे पूछा जा सकता है।
बाकी इसमें कोई और बड़ी चीज़ नहीं है। ये 101 वाला आपको बता ही दिया है मैंने। अब हम बात करेंगे अगली जो विशेषता है उसके बारे में। अगली जो विशेषता है आपकी वो है संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था। दोस्तों मैं संसदीय शासन व्यवस्था के बारे में आपको थोड़ा सा यहाँ पर विस्तारित रूप से बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था क्या है इसको देखो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि संघात्मक जो संविधान होते हैं, हम पीछे पढ़ के क्या आए हैं, अभी अभी हम पढ़ के आए थे कि भारत का संविधान है वो एक संघात्मक संविधान है। तो संघात्मक जो संविधान होता है उसमें दो प्रकार की शासन प्रणाली स्थापित की जा सकती है, संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। तो मैं आपको दोनों के अंदर तुलनात्मक दृष्टि से आपको बताना चाहूंगा कि अध्यक्षात्मक क्या होती है और संसदात्मक क्या होती है। तो देखिए अध्यक्षात्मक क्या होती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका जो होती है, कार्यपालिका आपको पता है क्या होती है, कार्यपालिका सरकार का जो सेकंड पार्ट होता है, सेकंड अंग होता है, वो होती है कार्यपालिका, व्यवस्थापिका कार्यपालिका और न्यायपालिका। जो कार्यपालिका होती है उस कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान है वो राष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति जो होता है उसको एक नियत तिथि के लिए जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो आपकी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है उसमें जो आपकी कार्यपालिका होती है उस कार्यपालिका का जो वास्तविक मुखिया है, यानी उस कार्यपालिका की जो संपूर्ण शक्तियां हैं उसका इस्तेमाल कौन करता है, उसका प्रयोग कौन करता है, उसका प्रयोग करता है राष्ट्रपति। वो ना तो किसी से सलाह लेता है, ना किसी से कोई परामर्श लेता है, वो स्वयं उन्हें शक्तियों का इस्तेमाल करता है। तो जिस शासन प्रणाली में कार्यपालिका की संपूर्ण शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और राष्ट्रपति ही बगैर किसी परामर्श, बगैर किसी सलाह के स्वयं उन शक्तियों का इस्तेमाल करता है, वो शासन व्यवस्था आपकी अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होती है। अब बात करें संसदीय शासन व्यवस्था क्या होती है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका की संपूर्ण शक्ति वैसे तो राष्ट्रपति में निहित होती है, परंतु संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति क्या करता है, अपनी सहायता के लिए एक मंत्री मंडल का गठन करता है, और उस मंत्रिमंडल का जो नेतृत्व करता है वह है प्रधानमंत्री। तो देखिए दोस्तों, यहां पर एक अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली है, उससे भिन्न बात निकल के जो सामने आ रही है वो क्या आ रही है, वो ये आ रही है कि संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका की जो शक्तियां होती हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती है, परंतु राष्ट्रपति अपनी सहायता के लिए क्या करता है, मंत्रिमंडल का गठन करता है और अपने कार्यों को करने के लिए मंत्री परिषद से सलाह लेता है, परामर्श लेता है। अध्यक्षात्मक में हमने क्या पढ़ा था कि राष्ट्रपति ना तो किसी से सलाह लेता है और ना किसी से परामर्श लेता है। यहाँ संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या हो रहा है, संसदीय जो शासन व्यवस्था इसमें क्या हो रहा है, राष्ट्रपति है वो आपका मंत्री परिषद से सलाह लेता है। यानी कहने का तात्पर्य इसमें यह है कि कार्यपालिका है उसकी संपूर्ण जो शक्तियां हैं उसका इस्तेमाल कौन कर रहा है, यहां पर मंत्री परिषद कर रही है। किसके नेतृत्व में कर रही है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कर रही है। समझ में आ गई बात। यहां से जो कार्य होगा वो फिर किसके पास आएगा, वो राष्ट्रपति के पास। तो देखो दोस्तों, यहां पर मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाना चाहता हूं। जैसे ये एक शॉप है जिसमें एक वर्कर काम कर रहा है, ठीक है, ये इस शॉप का यहां मालिक बैठा है। आगे बात समझ में, मालिक ने इस शॉप के अंदर जो भी ग्राहक आता है उस ग्राहक को सम्मान देने का पावर किसको दे रखा है, इस वर्कर को दे रखा है। आगे बात समझ में, परंतु वर्कर को वहां पेमेंट लेने का अधिकार नहीं दे रखा है। तो इसमें क्या होता है, ये एक ग्राहक
जो यहाँ इस शॉप में आता है, शॉप में आने के बाद यहाँ से इससे वस्तु ले रहा है, वस्तु लेने के बाद ये यहाँ पर आता है और पेमेंट करता है। अब आप देखिए, इस व्यक्ति को वास्तव में वस्तु किसने दी? वास्तव में वस्तु इसको दी इस वर्कर ने, परंतु यहाँ पर नाम किसका हुआ? हमें कोई पूछेगा ये वस्तु किससे ली, तो हम कहेंगे आर से ली। वस्तु देने वाला कौन है? वस्तु देने वाला ये वर्कर है, परंतु नाम किसका हो रहा है? इस आर का हो रहा है। यही संसदीय शासन व्यवस्था में होता है। संसदीय शासन व्यवस्था में नाम किसका है? नाम राष्ट्रपति का है। इसलिए नाम मात्र, नाम मात्र, नाम मात्र की जो शक्ति है वो है राष्ट्रपति के पास, और वास्तविक शक्ति है वो है प्रधानमंत्री के पास। दोस्तों, यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, बहुत बड़े कंपटीशन में भी ये पूछा जाता है, बड़े बड़े एग्जामों में पूछा जाता है कि कार्यपालिका की वास्तविक जो शक्ति होती है उसका प्रयोग कौन करता है और नाममात्र की शक्ति का प्रयोग कौन करता है। तो संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री करता है और नाम मात्र की शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति करता है। अब इस एडिंग पर थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। जैसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संसदात्मक शासन प्रणाली में शासन के उत्तरदायित्व का मूल्यांकन एक निश्चित समय के बाद तो होता है। ये एक निश्चित समय का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे देश के अंदर आपने देखा होगा कि एक जो चुनाव होता है, उस चुनाव के और दूसरे चुनाव के बीच का जो अंतराल होता है वो 5 वर्ष का होता है। तो ये निश्चित समय होता है। किसी भी प्रतिनिधि को हम चुनते हैं तो उसका मूल्यांकन हम एक निश्चित समय के बाद करते हैं, मतलब 5 वर्ष की जो एक निश्चित अवधि है उसके बाद उसका मूल्यांकन होता है कि उसने कैसा कार्य किया। अगर उसने हमारे लिए बेटर कार्य किया है तो हम उसको दोबारा चुनेंगे, अगर उसने हमारे लिए किसी प्रकार का कार्य नहीं किया है तो हम उसको नहीं चुनेंगे। मतलब उसका मूल्यांकन यहाँ पर होता है, वो मूल्यांकन में पास होता है या फेल होता है। तो ये एक निश्चित समय के बाद होता है। इसके साथ साथ दिन प्रतिदिन भी होता है। दिन प्रतिदिन कैसे होता है आपने देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं। जब लोकसभा या राज्यसभा की बैठक होती है तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से मंत्री परिषद पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो किस तरीके से उससे क्वेश्चन पूछते हैं। तो उससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन पूछकर एक तरीके से हम उस मंत्री परिषद पर कंट्रोल करने का काम भी कर रहे हैं, और साथ साथ में मंत्री परिषद से प्रश्न पूछकर उसका हम मूल्यांकन भी कर रहे हैं कि ये शासन व्यवस्था किस तरीके से चल रही है। इस प्रणाली में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है, कंपटीशन में ये पूछा जाता है कि संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका है वो किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? तो इसका आंसर होगा व्यवस्थापिका। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी रहती है? वो भी व्यवस्थापिका। और व्यक्तिगत, यहां पर आपको जो क्वेश्चन में फंसाया जाता है एग्जाम में, कंपटीशन के एग्जाम में मान लो या बोर्ड एग्जाम में मान लो, ये यहां पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि व्यक्तिगत और सामूहिक उत्तरदायित्व। तो ध्यान दीजिए, यहां पर व्यक्तिगत जो उत्तरदायित्व है वो है राष्ट्रपति के प्रति, और सामूहिक उत्तरदायित्व है वो है आपका व्यवस्थापिका यानी लोकसभा के प्रति। यहां पर दे रखा है इसने कि राष्ट्रपति का जो पद है वो एक गरिमा व प्रतिष्ठा का पद होता है, एक संवैधानिक प्रधान की स्थिति बनी रहती है। इसकी वास्तविक शक्ति का प्रयोग तो मंत्रिमंडल ही करती है, जो आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि वास्तविक शक्ति का प्रयोग कौन कर रहा है? मंत्रिमंडल कर रही है। संसद का विश्वास समाप्त होने के बाद मंत्रिमंडल को अपना त्यागपत्र देना पड़ा है। ये तो हमने अभी अभी देखा है कि मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी किसके प्रति रहती है? संसद के प्रति रहती है। इस व्यवस्था में प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल का नेतृत्व करता है। जो मैंने ऊपर आपको अध्यक्षतात्मक और संसदात्मक के बारे में बताया था वो बता दिया था। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें
बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।